इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी या फिर एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहता है कि जब हम कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की को सिलेक्ट कर लेंगे, मींस हमारे पास काफ़ी सारी कैंडिडेट की हैं, ठीक है, ये काफ़ी सारी कैंडिडेट कीज़ हैं, इसमें से हम किसी एक को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कहता है एक बार आपने एक प्राइमरी की सिलेक्ट कर ली तो उस प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है जी। कि अगर कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की को सिलेक्ट कर लिया गया है तो उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। क्यों नल क्यों नहीं हो सकती? मान लो ये एम्प्लॉय नंबर है, इसको हमने एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया। तो पहले भी बताया था, अगर टेबल में या ER डायग्राम में किसी एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन आता है तो वो क्या है? प्राइमरी की, ठीक है जी। तो प्राइमरी की नल अगर डाल देंगे हम काफ़ी सारे रिकॉर्ड के लिए, मान लो ये राहुल है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 1 है, ये यहाँ पर भी नल है, इसका नाम मोहित है, इसका डिपार्टमेंट नंबर भी 1 है। तो जो रिकॉर्ड सर्च होते हैं टेबल में वो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की होते हैं। जब हम सर्च करेंगे नल वैल्यू को तो हमें 2 नल वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमने राहुल का रिकॉर्ड सर्च किया था तो हमें राहुल का ही मिला है या मोहित का ही मिला है? तो एक से ज़्यादा नल वैल्यू होंगी तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड में सर्च होंगी जब हम सर्च करेंगे। लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सर्च करना है तो वो काफ़ी सारी नल वैल्यू दिखाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक बार हमने कैंडिडेट की सिलेक्ट की, उसमें से प्राइमरी की सिलेक्ट की, उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। ये कहता है हमारे पास एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। तो इससे पहले हमने 3 इंटीग्रिटी पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा है डोमेन इंटीग्रिटी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है की इंटीग्रिटी, और अब हमने पढ़ा है एंटिटी इंटीग्रिटी। तो ये तीनों की तीनों जो एंटिटी, ये जो इंटीग्रिटी है या कंस्ट्रेंट है, ये ओनली 1 टेबल पर ही अप्लाई होती, मीन्स 1 स्कीमा या 1 टेबल पर ही अप्लाई होती हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी या की इंटीग्रिटी, ये ओनली 1 टेबल पर अप्लाई होते हैं। लेकिन जो हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है ना, वो हमेशा 2 टेबल्स कह लो इनको या 2 रिलेशन, ठीक है, इनके बीच में अप्लाई होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब इसका मतलब क्या है? ये है 2 टेबल्स हमारे पास, एक तो है एम्प्लॉय टेबल और एक है डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2 और एम्प्लॉय नंबर 3 भी डाल देते हैं। ये रोबिन आ गया, इसका डिपार्टमेंट नंबर 2 आ गया, एक और डाल देते हैं नंबर 4 अजय, इसका डिपार्टमेंट नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है जी बात। अब हमारे पास ये एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय की डिटेल है, ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट की डिटेल है कि हमारे पास इसमें डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनके डिपार्टमेंट नंबर हैं और डिपार्टमेंट नेम है। हम मान के चलते हैं इस डिपार्टमेंट टेबल में ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, ये क्या है? प्राइमरी की, ठीक है बात। अब यहाँ पर है एम्प्लॉयज़ की डिटेल और यहाँ पर है डिपार्टमेंट की डिटेल। अगर हम चाहते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय नंबर के बारे में पता करना है, ये किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो यहाँ पर इसके सामने है इसका डिपार्टमेंट नंबर, लेकिन ये सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ पर डिपार्टमेंट की डिटेल नहीं है, वो है हमारे पास दूसरे टेबल में। तो क्या किया जाएगा कि ये जो डिपार्टमेंट टेबल है ना,
इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट की डिटेल है, इस डिपार्टमेंट टेबल की जो प्राइमरी की है ना, उसकी वैल्यू हम इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर रखेंगे। ठीक है जी बात। और प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर, तो ये डिपार्टमेंट नंबर हमें यहाँ से मिलेगा। और अगर हमें इसकी डिटेल पता करनी है तो हम जाएंगे इस डिपार्टमेंट टेबल के पास। मीन्स ये जो यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर लिखा है ना, ये रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। आगे बात समझ में कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर है, ये डिपार्टमेंट नंबर इस डिपार्टमेंट टेबल की क्या है, प्राइमरी की। तो अगर हमें किसी एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट डिटेल देखनी है तो यहाँ से उसका डिपार्टमेंट नंबर आएगा, ये डिपार्टमेंट नंबर रेफर करेगा इस प्राइमरी की को। फिर ये नंबर और यहाँ से ये नंबर अगर मैच कर जाता है, ठीक है, मतलब ये जो एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है, अगर वो इक्वल आ जाता है डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के, तो हमें यहाँ से इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए यहाँ से इसकी डिपार्टमेंट डिटेल मिल जाएगी। बात समझ में आई ना, कि यहाँ पर तो उसकी एम्प्लॉय डिटेल है, ठीक है, लेकिन उसकी डिपार्टमेंट डिटेल कहाँ है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। तो यहाँ से हमें मिलेगा उसका डिपार्टमेंट नंबर जो रेफर करेगा डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को। अगर ये वैल्यू इस टेबल में एग्जिस्ट करती है तो वो डेफिनेटली मैच करेगी तो हमें उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, ये डिपार्टमेंट नंबर रेफर कर रहा है इस प्राइमरी की को, इसीलिए ये बनी है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब यहां पर कंसेप्ट आता है फॉरेन की का, ठीक है। तो जो हमारे पास यहां पर प्राइमरी की थी, ठीक है, डिपार्टमेंट की डिटेल लेने के लिए, उसकी वैल्यू लिखी गई थी यहां एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। तो ये रेफर कर रही थी यहां पर, तो ये जो प्राइमरी की है इसकी इधर आके ये क्या बन जाएगी, फॉरेन की, किसकी, एम्प्लॉय टेबल की। बात समझ में आई ना, कि यहाँ पर ये तो ये प्राइमरी की थी, ठीक है, और यहाँ पर रहकर ये इधर रेफर कर रही थी, तो यहाँ पे ये प्राइमरी की है और इधर जब वो आएगी एम्प्लॉय टेबल में ये बन जाएगी फॉरेन की। क्यों, क्योंकि ये अपने टेबल से बाहर के टेबल को रेफर कर रही है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर तो ये फॉरेन की आएगी और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट प्राइमरी की आएगी। तो जनरल बात ये होती है कि अगर ये फॉरेन की है तो इधर ये क्या होगी, प्राइमरी की। तो बात याद रखनी है कि अगर एक टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की है, फॉरेन की है, वो किसी दूसरे टेबल को रेफर करती है, तो यही फॉरेन की उधर जाकर प्राइमरी की होती है, ठीक है। ये जनरल बात है, जनरल सा केस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही होता है कि अगर एक टेबल में कोई एट्रीब्यूट फॉरेन की है, क्या बात हुई है, एट्रीब्यूट की, ठीक है, कि अगर एक टेबल में कोई एट्रीब्यूट फॉरेन की है और वो किसी दूसरे टेबल को रेफर करता है, तो वहां पर वही एट्रीब्यूट बन जाता है प्राइमरी की। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो उधर प्राइमरी की ना हो, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही मिलेगा कि अगर यहाँ पर वो फॉरेन की है, दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की होगी। आगे बात समझ में। तो इसी के दूसरे नाम है, ये है रेफरेंसिंग टेबल। ये क्या है, रेफरेंसिंग टेबल। जो रेफर कर रहा है वो है रेफरेंसिंग टेबल, और जहां पर रेफर हो रहा है वो रेफर्ड टेबल। आगे बात समझ में, ठीक है जी। एक रेफरेंसिंग टेबल है और एक है रेफर्ड टेबल।
यहाँ पर ये फॉरेन की है, यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी की। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर अगर हमारे पास, ये तो बात हो गई थी अभी तक फॉरेन की, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो टेबल है एम्प्लॉई, इसमें जो फॉरेन की वैल्यू होंगी ना, ये वही वैल्यू होंगी जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। मान लो मैंने एक 5th रिकॉर्ड डाला, नाम लिखा अमित, और उसका डिपार्टमेंट लिख दिया 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट 6 लिख दिया, क्या इसमें डिपार्टमेंट नंबर 6 है? नहीं है, तो ये एंट्री अलाउड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये उस टेबल को रेफर कर रही है जहाँ पर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं। क्योंकि अगर हमें यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर मिलेगा, ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट को मैच करना पड़ेगा यहाँ पर वो मैच ही नहीं करेगा, तो हमें डिटेल ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये कंस्ट्रेंट ये भी कहता है कि ये जो रेफरेंसिंग टेबल है ना, इसकी फॉरेन की वैल्यू वही होंगी जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है जी बात। तो ये तो बात आ गई कि इधर वही वैल्यू आएंगी जो इधर एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन अगर मान लो एक नया एम्प्लॉय आता है, मान लो ये क्या है, न्यू एम्प्लॉय, इसको अभी कोई डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया गया, तो इसकी वैल्यू नल हो सकती है। तो क्या कहा, अगर ये न्यू एम्प्लॉय है, इसको डिपार्टमेंट नहीं अलॉट हुआ, तो इसकी वैल्यू नल हो सकती है। ठीक है, अभी हमने मान लो अपनी मर्जी से 6 डाल दी थी ना, पर 6 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो ये एरर होता, तो इसका मतलब ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसी वैल्यू जो अभी इसको असाइन की नहीं गई है, ठीक है, तो ये क्या है, नल। तो हमारे पास फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। जैसे कैंडिडेट कीज थी ना, कैंडिडेट की वैल्यू भी नल हो सकती थी, इसी तरह फॉरेन की वैल्यू भी नल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमें कहता है एंटिटी इंटीग्रिटी के प्राइमरी की नल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली कि फॉरेन की में वही वैल्यू आएंगी जो ऑलरेडी इधर एग्जिस्ट करेंगी, और अगर कोई नया रिकॉर्ड है उसकी वैल्यू इधर एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए नल वैल्यू अलाउड है। ठीक है जी बात। तो यहाँ पर ये बात हो गई थी कि अभी तक इस टेबल के अंदर क्या है, एक ही फॉरेन की है। ठीक है जी बात, लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है। मान लो हमारे पास एक टेबल और है, प्रोजेक्ट टेबल, के एम्प्लॉय किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट नंबर, इसको हमने मान लिया फॉर प्राइमरी की, और ये प्रोजेक्ट का मान लो नेम है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए वही वैल्यू आएंगी जो इधर एग्जिस्ट करेंगी। मान लो ये प्रोजेक्ट नंबर है 1 2 3 और प्रोजेक्ट नेम है XYZ, तो इधर वही प्रोजेक्ट की वैल्यूज़ आएंगी जो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। तो मान लो ये प्रोजेक्ट 2 पर काम करता है, ये भी 2 पर, और ये दोनों 3 पर। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर अलाउड। और मान लो इसको अभी अलॉट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, तो इसके लिए भी वैल्यू नल हो सकती है। ठीक है ना बात। तो ये रेफ़र करेगा इसकी प्राइमरी की को। ठीक है, तो एक फॉरेन की ये आ गई, दूसरी फॉरेन की ये हो सकती है। मतलब कि कहने का क्या है, एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं। ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन फॉरेन की इन ए टेबल, but there is only one primary key for a table। ठीक है,
जो प्राइमरी की होगी वो ऑलवेज 1 होगी, एक से ज़्यादा प्राइमरी की टेबल के लिए नहीं हो सकती, लेकिन एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं टेबल के अंदर, ठीक है, जो कि अलग अलग टेबल्स को रेफर करेंगे। यहाँ पर 2 टेबल्स थे, तो ये एक इधर प्रोजेक्ट नंबर इसको रेफर कर रहा है, ये डिपार्टमेंट नंबर इसको रेफर कर रहा है, ठीक है जी बात। अब ये फॉरेन की आया कहाँ से, हमने एक्चुअली पढ़ा था, ER डायग्राम पढ़ा था ना, कि हमारे पास इस तरह से एक एंटिटी थी, एम्प्लॉई, उसके बीच में ये मान लो एम्प्लॉई है और ये डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। यहाँ पर एम्प्लॉई था और यहाँ पर डिपार्टमेंट था, ठीक है जी। और मान लो डिपार्टमेंट टोटली पार्टिसिपेट कर रहा था हमारे पास, और ये रिलेशन था बीच में मैनेज का, ठीक है जी। तो ये क्या था, रिलेशन है मैनेज का। तो यहाँ पर ये एंटिटी जो है इसके लिए एक टेबल होता है, एंटिटी है इसके लिए टेबल होता है। ये जो बीच में रिलेशनशिप था ना, ये रिलेशनशिप क्या है, फॉरेन की। आगे बात समझ में कि ये जो ER डायग्राम में 2 एंटिटीज थी ना, आपस में जुड़ी थी विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप या एसोसिएशन। यही जो हमारे बीच में एसोसिएशन या रिलेशनशिप है 2 एंटिटी के बीच में, उसी के कंसेप्ट को कहते हैं फॉरेन की का कंसेप्ट, ठीक है बात। तो ये जो टेबल आपस में जुड़ते हैं एक्चुअल में वो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की जुड़ते हैं, और यही ER डायग्राम में है रिलेशनशिप या एसोसिएशन, ठीक है जी बात। अब इसके बाद हमने एक पढ़ा था, हमने 4 पढ़ी थी वो रिलेशनशिप, उसमें एक था रिकर्सिव। अभी ये जो है ना ये 1 to 1 है, 1 to 1 रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यूज़ हैं हर एक के लिए, इधर भी ये 1 to 1 रिलेशनशिप है और इधर भी 1 to 1 है। एक हमने पढ़ा था रिकर्सिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको डिनोट करते थे, हमने पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय एंटिटी थी और एक रिलेशनशिप था सुपरवाइज का, कि एक एम्प्लॉय है वो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करता है। मींस एम्प्लॉय टेबल के अंदर ही कुछ एम्प्लॉय होंगे जो दूसरों को सुपरवाइज करेंगे। तो मतलब ये जो रिलेशनशिप था ये एक एंटिटी का खुद के साथ ही था, तो ये रिकर्सिव था। तो इसी तरह से यहाँ पर एक आ सकता है सुपरवाइज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ का नंबर आएगा जो दूसरों को सुपरवाइज करेंगे। मान लो एक सुपरवाइज़र यहाँ पर है 2, मीन्स इसका मतलब क्या है कि इस एम्प्लॉय को सुपरवाइज, अगर इस एम्प्लॉय के सामने 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब है इस एम्प्लॉय को सुपरवाइज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर 2, ठीक है जी। और मान लो ये बॉस है, ठीक है, तो इसको तो कोई सुपरवाइज नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, नल। और मान लो अगर ये बॉस है तो सबके सामने क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, क्योंकि ये 2 एम्प्लॉय ही सबको मैनेज कर रहा है, तो इन सब के सामने ही 2 आ जाएगा। और इसके खुद के सामने नल आएगा, क्योंकि ये खुद बॉस है, इसको मैनेज करने वाला कोई नहीं है, तो ये अपने ही टेबल के अंदर ऐसे रेफर करेगा। आ गई बात समझ में? तो ये खुद को ही रेफर कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, रिकर्सिव रिलेशनशिप। तो ये जो हमारे पास हमने 4 पढ़े हैं कंस्ट्रेंट, ये किसके ऊपर लगते हैं हमेशा, स्कीमा के ऊपर या फिर हेडिंग के ऊपर, ठीक है। ये सारी स्कीमा है या हेडिंग है। इसके बाद एक सिमेंटिक कंस्ट्रेंट भी होते हैं। सिमेंटिक कंस्ट्रेंट का मतलब कि एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम करते हैं और ये कहा जाता है कि जो उनको सैलरी दी जाती है ना, टोटल सैलरी का सम 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 महीने के अंदर। तो वो स्कीमा या हेडिंग के ऊपर नहीं लगेंगे,
वो एक्चुअल में जब टेबल इम्प्लीमेंट होते हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं, वो है सिमेंटिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, इस तरह के कंस्ट्रेंट को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक कंस्ट्रेंट। तो ये सब था हमारे पास चारों के चारे कंस्ट्रेंट के बारे में। ठीक है जी बात। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।